घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते की बात है, जब दुनिया के बड़े देश कोरोना से निपटने या दूसरी दिक्कतों में उलझे थे, तब चीन एक अलग ही प्लान पर काम कर रहा था। यह चीन की उस बड़ी योजना का हिस्सा था जो कामयाब हुई तो डॉलर की दबंगई दुनिया में खत्म होने लगेगी। अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर की जो जरूरत है वो घट जाएगी। इस प्लान के तहत चीन के शेंजन शहर में एक लॉटरी का कार्यक्रम रखा गया। लॉटरी बांटने वाला चीन का सेंट्रल बैंक था, जिसका नाम पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। यह बैंक भारत के आरबीआई की तरह है। लॉटरी ऑनलाइन होनी थी। शेंजन के करीब 20 लाख लोगों ने लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए अपना अपना नाम दिया। इनमें से सिर्फ 50,000 की लॉटरी लगी और लॉटरी में क्या मिले? रेड पैकेट्स। इन रेड पैकेट्स की कीमत चीन की मुद्रा युआन में 1 करोड़ के बराबर यानी करीब 11 करोड़ रुपए के बराबर थी। ऑनलाइन ही 50,000 लोगों को रेड पैकेट्स बांटे गए। इन पैकेट्स को डाउनलोड करना था और डाउनलोड करते ही रेड पैकेट से हर आदमी को 200 युआन मिले। लेकिन यह पैसा उनके बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुआ था, ना ही ये नोट की शक्ल में था। ये एक ई वॉलेट में आया। ये पैसा लोग किसी ऐसे आदमी को नहीं दे सकते थे जिसकी लॉटरी ना लगी हो। सिर्फ लॉटरी जीतने वाले ही पैसों की आपस में लेन देन कर सकते थे। और शेंजन शहर में ही 3000 स्टोर्स ऐसे तय किए गए थे जहां पर रेड पैकेट्स से मिले पैसों से सामान खरीदा जा सकता था। इस पैसे को डिजिटल युआन कहा जाता है। शेंजन में ये पूरी कवायद पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के बड़े ट्रायल के तौर पर थी। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, शॉर्ट में DCEP का ट्रायल। उस योजना का ट्रायल जिसके बारे में दुनिया के बाकी देश अभी सोच ही रहे हैं और चीन के ट्रायल के बाद इसे लागू करने के बिल्कुल करीब है। चीन का सेंट्रल बैंक दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक होगा जो इसी साल डिजिटल करेंसी शुरू कर देगा। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने को लेकर दुनिया के कई देश असमंजस में हैं, लेकिन चीन इसी तरह की करेंसी को अपनी मुद्रा का हिस्सा बना रहा है। पिछले हफ्ते चीन के सेंट्रल बैंक ने एक ड्राफ्ट कानून जारी किया। इस कानून से डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को कानूनी वैधता मिल जाएगी। यानी चीन में युआन के नोट या सिक्कों की जो कीमत है वही कीमत डिजिटल करेंसी की होगी। ई वॉलेट से इन पैसों से सामान खरीदा जा सकेगा। बिटकॉइन की तरह डिजिटल युआन के टोकन्स का भाव ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बल्कि कागजी मुद्रा की तरह फिक्स रहेगा। चीन के सेंट्रल बैंक ने जो ड्राफ्ट कानून जारी किया है उसमें बैंक के अलावा किसी और कंपनी या पार्टी के टोकन्स जारी करने पर रोक लगा दी गई है। यानी जिस तरह से युआन के नोट चीन का सेंट्रल बैंक जारी करता है, वैसे ही डिजिटल करेंसी के टोकन्स भी बैंक ही जारी करेगा। मतलब ये डिजिटल लेन देन पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में होगा। चीन में नए कानून के ड्राफ्ट के मुताबिक डिजिटल करेंसी को सर्कुलेट किया जा सकेगा, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी या एक ई वॉलेट से दूसरे ई वॉलेट में भेजा जा सकेगा और इसे नोट्स या सिक्कों में कन्वर्ट भी किया जा सकेगा। और अब जैसे चीन के सोशल मीडिया के अपने खुद के प्लेटफॉर्म हैं और ट्विटर, फेसबुक बैन है, वैसे ही बिटकॉइन या लिब्रा जैसी डिजिटल करेंसी चीन में बैन कर दी जाएगी। चीन में सिर्फ चीन के सिस्टम ही चलेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर कि जब दुनिया के और देश डिजिटल करेंसी पर सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं तो चीन ने इतनी फुर्ती क्यों दिखाई? चीन इस प्रोजेक्ट पर काम तो 2014 से ही कर रहा है, लेकिन असली तेजी पिछले साल से दिखाई दी। पिछले साल जून में फेसबुक ने डिजिटल करेंसी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। फेसबुक ने कहा था कि वो लाइब्रा नाम से दुनिया भर में अपनी डिजिटल करेंसी शुरू करेगा। चीन को लाइब्रा से खतरा महसूस हुआ, इसलिए चीन ने डिजिटल युआन के प्रोजेक्ट में और तेजी शुरू कर दी। अप्रैल में जब पूरी दुनिया में कोरोना से कोहराम मचा था और कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब चीन ने डिजिटल करेंसी का ट्रायल शुरू किया। अप्रैल में चीन के केंद्रीय बैंक ने 4 बड़े शहरों चेंगडू, सूजो, शेंजन और जियोनगान में डिजिटल युआन का ट्रायल शुरू कर दिया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को वेतन का कुछ हिस्सा डिजिटल युआन में दिया गया। कुछ स्टोर्स तय किए गए जहां डिजिटल युआन से सामान खरीदा जा सकता है। स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियों के स्टोर्स को इसका हिस्सा बनाया गया। 6 महीने से ज्यादा के ट्रायल के बाद अब चीन के बैंक ने इस पर ड्राफ्ट कानून जारी कर दिया है और चीन कभी भी डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान कर सकता है। हालांकि इसकी डेट अभी जारी नहीं की गई है
और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 2022 में विंटर ओलंपिक के समय सारे देश में चीन डिजिटल करेंसी लागू कर देगा। अब सवाल ये कि इससे चीन को हासिल क्या होगा, चीन आखिर करना क्या चाहता है। डिजिटल करेंसी के सहारे चीन कैश को पूरी तरह से रिप्लेस करना चाहता है, यानी 1-2 पीढ़ी के बाद लोग कागजी मुद्रा को पहचानना ही बंद कर दें, ये चीन का लक्ष्य है। यानी हर तरह का पेमेंट डिजिटल हो जिस पर सरकार की नजर भी रह सके। ये एक छोटा लक्ष्य है, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है जो ज्यादा बड़ा है। चीन अपनी कागजी मुद्रा से जो नहीं कर पाया वो डिजिटल करेंसी से करना चाहता है, और ये राज खोला चीन के सेंट्रल बैंक के 2018 तक गवर्नर रहे झाओ शिओचुआन ने। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्टर अखबार को उन्होंने बताया कि चीन डॉलर का दबदबा खत्म करना चाहता है। इसके लिए घरेलू स्तर की हर खरीद फरोख्त में डॉलर की जरूरत खत्म की जाएगी, और इसके बाद चीन डिजिटल करेंसी के दम पर अपना खुद का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाएगा। इस बात को थोड़े और विस्तार से समझते हैं। दुनिया के मौजूदा सुपर पावर अमेरिका को चीन हर तरह से टक्कर देने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। कारोबार, अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत के लिहाज से चीन अमेरिका के मुकाबले खड़ा हो रहा है, लेकिन एक जगह चीन अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाता। डॉलर के मुकाबले चीनी मुद्रा युआन की दुनिया में कोई पूछ है ही नहीं। 1970 के दशक से ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में ही होता है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और कारोबार का 90% डॉलर में हुआ था। दुनिया के देश रिजर्व में जो मुद्रा रखते हैं उसका 60% डॉलर में होता है। इसकी तुलना में युआन की हिस्सेदारी 2% की है। चीन के खजाने में 3 अरब अमेरिकी डॉलर हैं, यानी हर देश के लिए डॉलर रखना मजबूरी है, और इस कारगर हथियार का इस्तेमाल अमेरिका खूब करता है। ईरान, उत्तरी कोरिया या रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाना डॉलर वाली ताकत का ही हिस्सा है। अनबन रही तो हो सकता है अमेरिका किसी बहाने चीन पर भी प्रतिबंध लगा दे। इसकी तैयारी चीन पहले से करके चल रहा है। चीन भी डॉलर की तरह ही अपनी डिजिटल करेंसी को पूरी दुनिया में स्थापित करने में लगा है। चीन का अपने देश में डिजिटल करेंसी शुरू करना इस तरफ पहला कदम होगा जो बहुत करीब दिखाई दे रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि जब चीन अपनी डिजिटल युआन शुरू कर रहा है तो अमेरिका क्यों नहीं कर रहा है। अमेरिका भी डिजिटल डॉलर शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन अभी मामला पीछे है। भारत भी लक्ष्मी नाम से डिजिटल करेंसी शुरू करेगा, लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है। पिछले साल दिसंबर में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि देश में अभी डिजिटल लिटरेसी इतनी नहीं है कि डिजिटल करेंसी शुरू की जा सके, और इस तरह से हम भी चीन के मुकाबले बहुत पीछे हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी फ्रांस से है। नीस शहर में एक चर्च में चाकू से हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे शहर में पुलिस ऑपरेशन जारी है। नीस के मेयर ने आतंकी हमले की आशंका जताई है। इससे पहले पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने वाले टीचर सैमुअल पेटी की गला काटकर हत्या की गई थी। फ्रांस पिछले कुछ दिनों से इस्लामिक देशों के निशाने पर है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा कट्टर इस्लाम की आलोचना के बाद से इन देशों में फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है। दूसरी सुर्खी तुर्की से है। राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने सीरिया में सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की सीरिया बॉर्डर से कुर्द सेना नहीं हटी तो उनका जवाब सेना देगी। एर्दोगन का बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें एक कुर्द हमलावर ने तुर्की के हताय प्रांत में खुद को बम से उड़ा लिया था। एर्दोगन ने तुर्की समर्थित विद्रोहियों पर हवाई हमले के लिए रूस को भी चेतावनी दी है। रूस सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को समर्थन देता है, जबकि तुर्की असद के एक विरोधी धड़े को अपना सपोर्ट देता है। आज की तीसरी सुर्खी अजरबैजान से है। नगोर्नो काराबाग को लेकर चल रही लड़ाई में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। अजरबैजान से आर्मेनिया पर सिविलियन इलाके पर हमला करने का आरोप लगाया है। 27 और 28 अक्टूबर को बर्दा शहर पर हुए हमलों में लगभग 25 नागरिक मारे गए। आर्मेनिया ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाया था। इसके बावजूद हमले नहीं रुक रहे हैं। नगोर्नो काराबाग पर कब्जे को लेकर जंग 27 सितंबर से शुरू हुई थी। तब से दोनों तरफ के हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 29 अक्टूबर। ये तारीख जुड़ी है एक लेखक से जिसने अपना सबसे बड़ा हासिल ठुकरा दिया था। लेखक का उपन्यास चोरी छिपे दूसरे देश में छपा था। ये इतना चर्चित हुआ कि अगले बरस ही उसे नोबेल दिए जाने का ऐलान हुआ, लेकिन उसने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। क्यों और कैसे, जानते हैं।
ये कहानी है रूसी लेखक बोरिस पेस्तरनाक और उनके मशहूर उपन्यास डॉक्टर ज़िवागो की। बोरिस पेस्तरनाक 1890 में मॉस्को में पैदा हुए थे। आर्टिस्टों की फैमिली थी, पिता पेंटर थे, माँ पियानिस्ट। बोरिस ने भी पियानो बजाना सीखा, एक क्लब ज्वाइन कर लिया था, शौकिया तौर पर कविताएं भी लिखते रहे, 2 बार प्रेम में ठुकराए भी गए। 1917 के साल में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। रूस में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी। रूस का तंत्र पूरी तरह बदल गया। क्रांति के बाद से ही लेखक और आर्टिस्ट रूस छोड़कर भागने लगे थे, लेकिन बोरिस वहीं रुक गए। उनके कई दोस्त सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के काले कानूनों के शिकार बने। इन सब के बीच बोरिस ने अपना काम जारी रखा, उस कृति को तराशने का काम जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाली थी। ये एक डॉक्टर और दार्शनिक यूरी ज़िवागो की कहानी थी, जो अपने प्रेम को बचाने के लिए तमाम उम्र भटकता है और अंततः गरीबी में उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी के बैकग्राउंड में कम्युनिस्ट सरकार की पाबंदियां थी, इसलिए इस उपन्यास के छपने का रास्ता बहुत मुश्किल भरा होने वाला था। ऐसा ही हुआ भी। 1956 में पेस्तरनाक के उपन्यास को छपने के लिए भेजा। पब्लिशर से पहले यह सरकार के पास पहुंचा। इसमें कम्युनिस्ट सरकार की सच्चाई बयां की गई थी, इसलिए डॉक्टर ज़िवागो के प्रकाशन पर बैन लगा दिया गया। मार्च 1956 में एक इटालियन पत्रकार सर्गियो डी एंजेलो सोवियत संघ आया। उसे रूसी साहित्य में हुए नए कामों को तलाशने का काम मिला था। मॉस्को में उसे बोरिस पेस्तरनाक के बारे में पता चला। बहुत रिक्वेस्ट करने पर पेस्तरनाक ने डॉक्टर ज़िवागो की पांडुलिपि एंजेलो को सौंप दी। पांडुलिपि को चोरी छिपाकर इटली पहुंचाया गया। पब्लिश होते ही डॉक्टर ज़िवागो की धूम मच गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस नॉवेल को अपने खर्चे पर दुनिया भर में बंटवाया। 23 अक्टूबर 1958 को ऐलान हुआ कि बोरिस पेस्तरनाक को साहित्य का नोबेल प्राइज मिलेगा। पेस्तरनाक ने स्वीडिश अकेडमी को टेलीग्राम भेजकर शुक्रिया कहा, लेकिन सोवियत सरकार को यह मंजूर नहीं था। पेस्तरनाक पर दबाव डाला गया कि वो ये पुरस्कार लेने से मना कर दे। उनके बारे में अखबारों में उल्टा सीधा छापा गया। यहां तक कहा गया कि अगर पेस्तरनाक नोबेल लेने जाते हैं तो उन्हें सोवियत संघ में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐलान के 6 दिन बाद 29 अक्टूबर 1958 को बोरिस पेस्तरनाक ने दूसरा टेलीग्राम भेजा और नोबेल लेने से मना कर दिया। वो पूरी तरह टूट गए थे। 2 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ज़िवागो सोवियत संघ में सन 1988 में पहली बार पब्लिश हो सका। नोबेल कमेटी ने पेस्तरनाक का अवार्ड सुरक्षित रखा था। उनके बेटे ने 1989 में अपने पिता का ठुकराया अवार्ड स्वीकार कर दिया। ये था आज का दुनियादारी शो। चलते चलते विश्व कविता में आपको सुनाते हैं सिनान अंतून की कविता। सिनान इराकी कवि हैं और न्यूयॉर्क के गलाटिन स्कूल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी में पढ़ाते हैं। 1967 में बगदाद में पैदा हुए सिनान ने यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद से इंग्लिश में BA किया और इससे पहले कि वो अपने वतन में उच्च शिक्षा, करियर जैसी बातें सोचते, वहाँ खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। सिनान को अपना देश छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से MA और फिर हार्वर्ड से PhD पूरी की। बगदाद से निकलने के बाद भी अपने शहर के लिए उनका प्रेम नहीं गया। तभी उन्होंने 2003 में अबाउट बगदाद नाम के एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। सिनान उन इराकी बुद्धिजीवियों में से हैं जिन्होंने 2003 में इराक की जमीन पर अमेरिका के कब्जे का विरोध किया था। आइए सुनते हैं उनकी कविता जब युद्ध से छलनी हो गया मेरा सीना, जिसका हिंदी अनुवाद किया है मनोज पटेल ने। एक ब्रश उठाया मैंने, मौत में डुबोया हुआ, और एक खिड़की बना दी युद्ध की दीवार पर। मैंने खोला इसे किसी चीज की तलाश में, मगर देखा एक और युद्ध और एक माँ जो कफन बुन रही थी उस मृतक के लिए जो अभी पेट में ही था। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं
कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।